नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात कर रहे हैं आजम खां की एक चिट्ठी की। आजम खां ने जेल से अपना एक संदेश भेजा है जिसे जो रामपुर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अतुल सागर, उन्होंने अपने लेटर हेड पर लिखा है। और इस संदेश का लब्बो लुबाब ये है, इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से संभल मसले को संसद से लेके और सड़क तक उठाया है, उस तरीके से उन्होंने रामपुर के मसले को नहीं उठाया था। इसमें और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव को लेके कुछ नहीं कहा है। जो बात है वो इंडिया गठबंधन को लेके कही गई है और इससे साफ जाहिर है कि आजम खां का जो निशाना है वो अखिलेश यादव नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन का मतलब राहुल गांधी है। राहुल गांधी को लेके इंडिया गठबंधन में कई तरीके के सवाल पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं। उनके नेतृत्व को लेके सवाल है और ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का जो काम है वो ममता बनर्जी को संभाल लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने भी इसमें अपनी सहमति दर्ज कराई और उसके बाद इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उन्होंने एक एक कर अपनी राय ममता बनर्जी के बारे में जाहिर की और ये कहा कि अगर ममता बनर्जी इसको संभाल लेती हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव से हुई। लालू यादव जिनको कांग्रेस का बहुत समर्थक कहा जाता है। तो ऐसे में तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन के भीतर जो ये नेतृत्व को लेके सवाल है, क्या इसके जरिए राहुल गांधी को बचाने की कोई कोशिश हो रही है या राहुल गांधी से इसका ध्यान हट जाए, इसके लिए एक कोशिश हो रही है। क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। इंडिया गठबंधन का निर्माण जो हुआ था वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके हुआ था और उसने अपना काम किया, यानी उसने जो कांग्रेस की सीटें थी वो बढ़ाई, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ाई और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल करने से रोका। तो एक तरीके से अपने उस कदम में इंडिया गठबंधन सफल रहा। लेकिन अब जो आगे की लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन की अगले लोकसभा चुनाव में दिखाई देगी। तब तक जो विधानसभा चुनाव हैं वहाँ पर यह साफ था कि इंडिया गठबंधन का जो प्लान है वो विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं है। अगर किसी दल के साथ तालमेल बनता है तो कांग्रेस उसके साथ लड़ेगी और अगर नहीं बनता है तो उससे अलग लड़ेगी। यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन उन्हें कुछ सीटें दी गई जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने विजय भी हासिल की। हरियाणा में कांग्रेस ने एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं दी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी को वहां से बाहर रखा। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, दूसरे दलों को वहां मौका नहीं दिया गया। यानी विधानसभा चुनाव में जो मजबूत होगा उसके साथ कांग्रेस लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, तो यहाँ बिना कांग्रेस के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी। यानी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का कोई रणनीतिक फैसला नहीं है, लोकसभा चुनाव के लिए फैसला था। अब चूंकि बार बार विधानसभा जो चुनाव में कांग्रेस की हार हो रही है, उसके बाद इंडिया गठबंधन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर से फोकस है वो हट जाए और बार बार राहुल गांधी की नाकामियों की चर्चा न हो, इसीलिए इंडिया गठबंधन में नेतृत्व का सवाल उठाया गया है। और इस नेतृत्व के सवाल के पीछे कांग्रेस खुद है, क्योंकि वो चाहती है कि जब तक 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं आता तब तक राजनीति में आलोचनाओं का फोकस राहुल गांधी से अलग हट जाए, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल न उठे। अब सवाल आता है कि आखिर आजम खां ने जो चिट्ठी लिखी संभल और रामपुर की तुलना वो क्यों की। असल में इंडिया गठबंधन जब बना उसके बाद दलित और मुस्लिम वोटों का एक कॉम्बिनेशन बना
और जिसके चलते उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था उसको भारी सफलता मिली। कांग्रेस को 6 लोकसभा की सीटें मिल गईं और समाजवादी पार्टी को 37। कांग्रेस को इन 6 लोकसभा सीटों की कोई उम्मीद नहीं थी और इसी तरह जो समाजवादी पार्टी थी उसे भी 37 सीटें जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। बावजूद उसके ये जीत हुई क्योंकि दलित और मुस्लिम जो वोट था वो एकजुट हो गया। इंडिया गठबंधन खास तौर से कांग्रेस ने जो संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, उस आरक्षण के मुद्दे पर दलित वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ खड़ा हो गया। मुस्लिम हमेशा से ही भाजपा के विरोध में वोट देता है, लिहाजा वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ था। दलित वोटों के मिल जाने से एक चमत्कारिक परिवर्तन हो गया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे करारी हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो जीत गया, लेकिन लोकसभा चुनाव का जो नैरेटिव है वो आगे नहीं बढ़ा क्योंकि विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और दलित वोटर्स को ये लग गया कि ये जो संविधान खत्म करने और आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है ये एक नैरेटिव था। इसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड और जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर दलित और मुस्लिम वोट एक साथ नहीं गया। अब उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेके है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेके इस लड़ाई में सबसे बड़ा खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी है और उसके बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चूंकि एक अलायंस हैं तो ये उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल एक साथ मिलेंगे, लेकिन जब उपचुनाव में दोनों दल एक साथ नहीं मिले तो ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ से एक बात शुरू हुई कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो आखिर मुस्लिम वोट किधर जाएगा। संभल की घटना को जिस तरीके से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अलग थलग करते हुए उठाया और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों संभल जाने के लिए निकले, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। फिर उन्होंने संभल के पीड़ितों से दिल्ली में मुलाकात की, उनके लोगों को दिल्ली बुलाया और मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि वो संभल के मसले पर मुस्लिम वर्ग के साथ है। यही बात समाजवादी पार्टी भी कह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये बात संसद में कही और जब राहुल प्रियंका संभल जाने के लिए निकले तो समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल ने कहा कि उनको संसद में बात उठानी चाहिए थी, सड़क पे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि सड़क पे उतरकर संभल के लोगों का जो स्नेह कांग्रेस ने जीता है वो समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई। संभल के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दो फाड़ है। दोनों ही दल मुस्लिम वोट में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए संभल को रास्ते के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। इसी बीच आजम खां की चिट्ठी आई और आजम खां ने चिट्ठी में यही सवाल उठाया कि आखिर मुस्लिमों की रहनुमाई कौन करेगा। अगर संभल पर ये बात उठी तो रामपुर पे क्यों नहीं उठी। दरअसल लोग ये मान रहे हैं कि आजम खां की चिट्ठी अखिलेश यादव के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि आजम खां की चिट्ठी अखिलेश यादव के लिए नहीं, राहुल गांधी के लिए है। वो मुस्लिम वोटर्स को बताना चाहते हैं कि असल में मुस्लिमों की जो रहनुमा है वो कांग्रेस नहीं है। सीधे सीधे वो ये बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात वो सीधे सीधे कहेंगे तो लगेगा कि वो समाजवादी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि आजम खां का ये संदेश समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अतुल सागर के लेटर हेड पे जारी हुआ। अगर समाजवादी पार्टी की आलोचना होती तो क्या अतुल सागर इसे अपने लेटर हेड पर लिखकर सार्वजनिक करते, और अगर वो कर भी देते तो क्या अब तक अतुल सागर जिला अध्यक्ष बने रहते। ऐसा कभी नहीं हो सकता था। समाजवादी पार्टी में रहते हुए समाजवादी पार्टी की आलोचना करना जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करने जैसा है, और किसी भी सदस्य को, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश का कोई नेता हो, उसे ये अधिकार नहीं है
कि वो समाजवादी पार्टी की आलोचना करे या कोई ऐसी स्थिति खड़ी कर दे जिससे कि वो कटघरे में हो। ऐसे में साफ है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जो आजम खां का संदेश था वो सिर्फ इसलिए दिया ताकि मुसलमान ये समझ लें कि उनकी रहनुमा कांग्रेस नहीं है, समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन भी है और जो एक गांठ है वो है मुस्लिम वोट बैंक। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो ये उसका जो वोट बैंक है कमज़ोर होगा, और अगर एक बार मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से अलग हो गया तो समाजवादी पार्टी की भी हालत वही होगी जो बहुजन समाज पार्टी की है। असल में जब से मुस्लिम राजनीति और वोट बैंक बनना शुरू हुआ तब से उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच फुटबॉल बना रहा है। कांग्रेस को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया था, लिहाजा कांग्रेस के लिए अब ये स्थिति है कि वो किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाए। ऐसे में संभल जैसी घटनाएं उसको एक संजीवनी बूटी जैसी दिखती हैं और कांग्रेस को लगता है कि इसी संजीवनी बूटी के सहारे वो मुस्लिम को अपनी तरफ खींच लेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि मुस्लिम उनके साथ रहें, लिहाजा आजम खां ने एक चिट्ठी लिखी और इंडिया ब्लॉक को इसका दोषी ठहराया कि उन्होंने जिस तरीके से संभल की बात कही है वो रामपुर की बात क्यों नहीं की। यहाँ एक दूसरा पेच भी है। रामपुर में जो हुआ वो आजम खां और नूर बानो के बीच का मसला था। नूर बानो कांग्रेस की नेता थी और आजम खां समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस कभी भी आजम खां को अपना नेता नहीं मानती है और न मानेगी, न ही आजम खां को कोई कांग्रेस में शरण मिलनी है। आजम खां समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, समाजवादी पार्टी के साथ उनके जैसे भी रिश्ते हैं, लेकिन अंततः समाजवादी पार्टी ही उनका अंतिम ठिकाना है। जिन लोगों को लगता है कि आजम खां दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ कोई तालमेल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है उसका जो बेस है वो कुछ सीटों तक ही है, एक दो जिलों तक है। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी दलितों की अकेली हित वाली पार्टी नहीं है। दलितों का एक बड़ा वर्ग मायावती के साथ है और उसके अलावा जो वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बिखरा हुआ है। लिहाजा दलित वोटर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़ा होगा और आजम खां मुस्लिम वोट बैंक को लेके कोई नई राजनीति करेंगे, ये समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि आजम खां अब उम्र के जिस पड़ाव पर हैं और राजनीति जिस हालत में है वहाँ वो नए प्रयोग नहीं कर सकते। उनका जो ठिकाना है वो समाजवादी पार्टी होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही ऐसी है जो उनके लिए कुछ कर सकती है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं। आजम खां का ये पत्र इसलिए है ताकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम अपना ठिकाना न बनाए और समाजवादी पार्टी के साथ ही रहे, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जा नहीं सकता। लिहाजा मुस्लिम वोट बैंक की आखिरी जो इच्छा है, मुस्लिम वोट बैंक की जो मजबूरी है वो समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उसके अलावा कहाँ जाएगा, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना होता है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ पे सपा और कांग्रेस का अलायंस होगा कि नहीं, इसको लेके तमाम रास्ते साफ हैं। कांग्रेस पूरे विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कम से कम 200 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले साफ कर दिया था कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई तालमेल होगा तो उसे 50 से अधिक सीटें नहीं दी जाएंगी। इससे साफ है कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और दोनों ही मुस्लिम वोट बैंक को लेके अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ऐसे में
आजम खां की चिट्ठी मुस्लिम वोट बैंक के लिए है कि वो कांग्रेस को नहीं, समाजवादी पार्टी को अपना ठिकाना बनाए। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन कभी भी रामपुर की बात नहीं करता, संभल की बात करता है। कांग्रेस रामपुर की बात इसलिए नहीं करती क्योंकि आजम खां कांग्रेस के नेता नहीं हैं और आजम खां का जो विरोध था वो कांग्रेस की नेता को लेके ही था। ऐसे में कांग्रेस के साथ कभी भी आजम खां के संबंध मधुर नहीं हो सकते। उनके संबंध समाजवादी पार्टी के साथ हैं और इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने मुस्लिमों को यही संदेश देने की कोशिश की है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।